अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़, आपका मेज़बान। और आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो इंतहाई अहम है। वो इसलिए अहम है कि आजकल हेल्थ इश्यूज़ बनते जा रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस। अब यहाँ पे मैं आपको क्योंकि मेरे नाज़रीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, किसान हैं, तो उनको पहली बात तो ये है कि उनको कंसेप्ट बताना है कि वायरस है क्या चीज़। पहली बात ये कि वायरस है क्या चीज़। दूसरी बात ये कि इस पे एंटीबायोटिक असर क्यों नहीं करती। और तीसरी बात ये कि नए नए वायरस आ कैसे जाते हैं, नई नई बीमारियां कैसे फूटती हैं। और चौथी बात यह कि इनसे हिफाजती तदाबीर क्या हैं या इनका इलाज क्या है। तो सबसे पहले कि वायरस है क्या चीज़। बेसिकली वायरस कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसके पाँव और हाथ हों और वो चलता हुआ आपके अंदर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वायरस जो है एक इनऑर्गेनिक चीज़ है, एक केमिकल है जो हवा में पड़ा है, और जब तक वो बाहर रहता है वो इनऑर्गेनिक है। जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो ज़िंदा हो जाता है। तो इसलिए ये वायरस जो है वो एज इट सेल्फ ना तो रेप्लिकेट करता है, ना ही बाहर ज़िंदा होता है। और ये जैसे चीनी के दाने होते हैं, इस तरह से ये एक केमिकल की तरह आप हज़ारों साल रखे रखें, ये इनऑर्गेनिक चीज़ होगी और ये पड़ी रहेगी। लेकिन जैसे ही आपके अंदर खुराक के ज़रिए, सांस के ज़रिए या किसी और ज़रिए से इन हो जाए, तो फिर ये आपके सेल के अंदर डीएनए के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है और अपने यानी रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। और उस सेल को ये मैसेज देता है कि तुमने ये डीएनए बनाना है, जो उस वायरस का अपना डीएनए होता है। यानी सेल को 1 से 2 बनना ही बनना है। जैसे आप बाल कटवाते हैं, दोबारा बढ़ जाते हैं, स्किन के स्क्रैचेस होते हैं, स्किन गिरती रहती है, तो उससे दोबारा स्किन नई बनती है। तो ये सेल रेप्लिकेट करते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4 पुराने सेल मर जाते हैं, नए जिंदा नए बनते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। लेकिन जिन सेल में वायरस चला जाता है वो उसको एक तो ये मैसेज देते हैं कि जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करो, यानी अपने आप को बढ़ाओ, और वो सेल जो है उसके ताबिया हो जाता है। आप कंप्यूटर में भी कहते हैं जी वायरस आ गए, तो वायरस ये नहीं होता कि कोई चीज़ सेल के अंदर घुस गई। एक इलेक्ट्रिक कमांड, ऐसी कमांड जो आपके सॉफ्टवेयर को गलत मैसेज दे दे कि ये काम करो। तो इसीलिए वायरस का लफ्ज़ जो कंप्यूटर में भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि फ़ंक्शन एक जैसा है। तो अब ये है कि इंसान में वायरस जो है वो जब सेल के अंदर चला जाता है तो वो आपके सेल को गलत मैसेज, उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, यानी ड्राइवर ख़ुद बन जाता है। आपकी बॉडी उस वायरस के लिए काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि मैसेज वायरस दे रहा है। अब यह है कि अगला सवाल आता है कि ये वायरस आते कैसे हैं और कहाँ से नए नए वायरस डेवलप हो जाते हैं। तो जितना छोटा जानवर होता है या जानदार चीज़ होती है, वो उसमें म्यूटेशन बड़ी जल्दी होती है। मसलन ड्रोसोफिला, हम जेनेटिक्स के जितनी स्टूडेंट्स हैं वो इसको जानते होंगे कि ड्रोसोफिला एक मक्खी का नाम था। तो उसमें म्यूटेशन बहुत जल्दी होती थी, क्योंकि वो छोटे साइज़ का जानदार है, तो वो अपनी शक्ल और अपनी जो है फिज़ीक वो चेंज कर लेता था। अगली जनरेशन में उसकी वो चेंज हो जाती। जैसे हमने म्यूटेशन में हमारे अंदर हुई और हमारे जिस्म से बाल गायब होते जा रहे हैं। पहले जब अर्ली स्टेज पे इंसान के पूरे जिस्म पे बाल हुआ करते थे, अभी भी कुछ लोगों के खैर होते हैं जो जिनमें म्यूटेशन ज़रा कम हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज आ रही है। और म्यूटेशन सदियों में आती है इंसान में। लेकिन अगर बैक्टीरिया में या वायरस में देखा जाए तो इसमें म्यूटेशन बड़ी जल्दी आती है, बहुत जल्दी आती है। यानी ये ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल के अंदर ये म्यूटेट कर जाए और नई वैरायटी पैदा हो जाए। अब हमारी जो बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है वो उसके लिए बनाती है जो उसके अंदर पहले वायरस आया था। अगर उसकी म्यूटेशन हो गई तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ देर से बनती हैं। नई एक चीज़ आ गई, एक नई जिद्दत के साथ उसने अटैक किया। पहले तो ये चीज़ें जो थी, ये कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं था। लेकिन 1917 में एक वाक़या हुआ कि इन्फ्लुएंज़ा का वायरस जो है वो होस्टन में उसने इफ़ेक्ट किया, और 6 घंटे के बाद सेम वायरस ने मुंबई में इफ़ेक्ट किया और लाखों लोगों की उसमें हलाकत हुई। अब
देखा जाए तो अब हम कह रहे हैं जी चाइना से इधर जो बंदे आएंगे तो इधर वायरस आ जाएगा, ठीक है, वो एक अपनी जगह पे हकीकत है। लेकिन वो कैसे हुआ कि मुंबई और ह्यूस्टन का महीने का डिस्टेंस था, 1 महीने की ट्रैवलिंग थी, क्योंकि उस वक्त बाई एयर नहीं आते थे लोग, समुद्री जहाज़ से जाते थे, तो 1 महीना लगता था वहाँ से इधर आने में। तो 6 घंटे बाद सेम वायरस 2 जगह पे कैसे हो गया? तो उसकी वजह यह है कि वायरस, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एक इनऑर्गेनिक चीज़ है आउटसाइड द बॉडी। अब जब आप देखें कि कभी सितारे टूटते आपने देखे हैं, आप आसमान की तरफ देखें तो कई दफ़ा सितारा टूट के वो गिरता है, वो ज़मीन के अंदर आता है, यानी खला से कुछ पार्टिकल ज़मीन से टकराते हैं। तो जब रिसर्च की गई तो पता ये चला कि जो शहाब साकिब, अब जो है इससे सलीस उर्दू मैं नहीं बोल सकता, तो यानी वो टुकड़े जो दूसरे सितारों से आते हैं उनके ऊपर भी वायरस डिटेक्ट हुए। यानी इस दुनिया के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि म्यूटेशन और ये पैदा हो रहे हैं, ये बाहर से भी इन्वेड कर जाते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं। अब ये है कि उसके वो वायरस क्योंकि बाहर से आया था, उसने 2 जगह पे हिट किया, एक ह्यूस्टन में और दूसरा मुंबई में, और दोनों जगह पे वो बीमारी फूट पड़ी। अब इसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं था कि 1 महीना लगता था ट्रैवलिंग में, और उसके बाद जाके कोई आप मुंबई पहुंचते थे या मुंबई से उधर 1 महीने के बाद पहुंचते थे, तो 6 घंटे में कैसे आपस में ट्रांसमिट हो गया इधर से उधर और उधर से? वो सिर्फ उसका एक ही वजह थी कि वो बाहर से इन्वेड हुआ। अब ये है कि इस पे दूसरा सवाल ये है कि फार्मर अक्सर पूछते हैं या लोग पूछते हैं मेरे से कि जी आप ये बताएं कि इस पे एंटीबायोटिक क्यों नहीं असर करती, और लोग ज़्यादातर भागते हैं कि जी एंटीबायोटिक ले ली, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ले ली, ये ले ली, वो ले ली। मेरे भाई, वायरस एक ऐसा केमिकल आप कह लें, एक ऐसा लाइव केमिकल बन जाता है जो सेल के अंदर घुस जाता है और उसके डीएनए से अटैच हो जाता है। बेसिकली वायरस खुद भी डीएनए ही है, ये उस आप होस्ट के डीएनए से अटैच हो जाता है और उसको मैसेज देता है। अब जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो खून में रहती हैं, वो सेल के अंदर नहीं जाती। सेल के अंदर जाएंगी तो वो मरेगा। दूसरा ये है कि जब वो मरेगा तो उसके साथ वो सेल भी मर जाएगा जो हमारी बॉडी का सेल था। तो इसलिए इंटरफेरॉन भी जब आप लगाते हैं तो आप ये वायरस पे असर करती है, तो वो सेल के अंदर चली जाती है और सेल के अंदर उस डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसके अंदर वायरस बैठा होता है। लेकिन उसके साथ बाकी सेल जो हैं वो, क्योंकि इंटरफेरॉन को तो नहीं पता कि ये इसमें वायरस बैठा हुआ है तो मैंने इसमें घुसना है, वो तमाम सेल्स में जाती है। तो इसलिए वो आपके जो बेनिफिशियल या आपके दूसरे सेल हैं जिनमें इन्फेक्शन नहीं भी है तो उनमें वो उनको भी नुकसान पहुंचाती है वो दवाई। तो इसका इलाज जो है वो नेचुरल है। यानी आप देखें जो हमें ज़ुकाम होता है तो ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। तो जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है या देर से आती है उनका प्रोलॉन्ग कर जाता है ज़ुकाम, और जिनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और एक जो फ्लू है उसकी इम्यूनिटी जब बन जाती है तो फिर वो ज़ुकाम खुद ब खुद बॉडी से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो वायरस जो है उसको एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किल कर देती हैं। अब यह है कि दोबारा ज़ुकाम जब होता है तो एक नई वायरस की वैरायटी आ जाती है या म्यूटेशन से वो दोबारा इन्फेक्ट करती है और उससे दोबारा एंटीबॉडीज़ बनती हैं और फिर वो ख़त्म होता है। तो इस तरीके से ये सिलसिला कुदरत ने एक रखा हुआ है कि ये आपस में एंटीबॉडीज़ और एंटीजन रिएक्शन होता रहता है और वायरस मरता रहता है, एंटीबॉडीज़ बनती रहती हैं। कुछ अरसे तक वो इम्यूनिटी आपके अंदर सस्टेन करती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाती है जब तक कि दोबारा उसका ना हो। तो वैक्सीन में भी यही होता है कि आप वैक्सीन में भी ये जो जर्म हैं या वायरस है इसको किल करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और उससे एंटीबॉडीज़ बनती हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो इसके ऊपर बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करती, वो इसको किल नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन जो है या वायरस जो है उसकी पैदा करदा बीमारियां ला इलाज होती हैं। अब कोरोना वायरस पे आ जाएं। कोरोना वायरस भी बेसिकली कोई इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना मीडिया ने बता दिया है, क्योंकि इसमें 4% तक मोर्टेलिटी रिपोर्ट हुई है। यानी 100 बंदों को अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें से 4 बंदे मरते हैं। वैसे भी अगर दुनिया में देखा जाए
तो सबसे ज़्यादा अमवात फ्लू से होती हैं, लाखों लोग हर साल मरते हैं फ्लू से। ये भी उसकी एक किस्म ही है। इसमें तेज़ बुखार हो जाता है, आपको खांसी होती है, आपका गला खुश्क हो जाता है, आपके सर में दर्द रहता है। तो इस तरह की अलामात जो आम फ्लू में होती हैं वही अलामात इसमें हैं। अब यह है कि यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसका इस्लामिक व्यू में इसको अगर देखा जाए तो एक निशानियाँ भी हैं हमारे लिए। हजूज मजूज की कौम का कुरान में ज़िक्र है, सूरत काफ में ज़िक्र है इसका, कि वो लोग पूरी दुनिया पे फैल जाएंगे और पूरी हर चीज़ को खा जाएंगे, और उसके बाद जो है वो उनके गले में कीड़े पैदा हो जाएंगे और उन कीड़ों की वजह से वो कौम हलाक हो जाएगी। अगर देखा जाए तो सेम चीज़ अब सामने आ रही है, यानी जिसकी बिशारत हमारे पैगंबर ने पहले से दे दी या कुरान में पहले से जिक्र आ गया, वो उसकी निशानियां अब ज़ाहिर होने शुरू हो गई हैं। लोग कहते हैं कि चाइनीज़ लोग वो लोग हैं जो हजूज मजूज जिनको कहा जाता है, हर चीज़ को खा जाएंगे, वो हर चीज़ को खा जाते हैं। वाकई वो हर चीज़ को खा जाते हैं, सांप, कीड़ा, बिच्छू, काकरोच, ये वो सब खा जाते हैं, मक्खी तक नहीं छोड़ते। तो ये वही कौम है। अब ये है कि पूरी दुनिया में फैल भी गए हैं। मैं जब अफ्रीका में था तो मैं ऐसे ही एडवेंचर के लिए जंगल में चला जाया करता। तो जंगल में भी जब मैं गया तो वहाँ पे भी मुझे चाइनीज़ की कॉलोनी नज़र आई कि चाइनीज़ वहाँ भी पहुँचे हुए थे। और अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जितने भी गैर मुल्की हैं उनमें चाइनीज़ की प्रोपोर्शन बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया में चाइना फैलता जा रहा है। तो अब ये है कि ये निशानियां हैं जो हमें पहले से ही अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया हुआ है। अब गले में इन्फेक्शन या कीड़े पड़ना, तो ये वायरस जो है उनके गले को ही इफ़ेक्ट कर रहा है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है उसको, तो ये गले में ही होता है, तो इसलिए गले में वो कीड़े पैदा होने शुरू हो गए हैं। अब यह है कि इसकी जो बचाव की तदाबीर क्या हैं। एक तो ये है कि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई, क्योंकि ये म्यूटेंट वायरस है, यानी पहले कोरोना वायरस 13 किस्म का पाया जाता था, जिसमें से 6 अक़साम उसकी फैटल थी, यानी जो मर्ज़ पैदा करने वाली थी। उनमें से 3 ऐसी हैं जो ज़्यादा मोहलिक हैं, और उनमें से 2 चाइना में हैं और 1 मिडल ईस्ट में पैदा हुई। तो अब ये है कि ये जो आखिरी हुई है चाइना में पैदा, तो इसका जो है वो अभी तक क्योंकि नई है, इसकी अभी वैक्सीन बनने में टाइम लगेगा, इसकी जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन और ये वो सारे एहतियाती तदाबीर वगैरह अभी डेवलप होने में कुछ टाइम लगेगा। तो अभी तक इसको लाइलाज इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन लेटर ऑन इसका भी इलाज निकल आएगा। बर्ड फ्लू जो है जब वो आया था तो लोग इसी तरह परेशान हुए थे कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगा। और ये क्योंकि हराम जानवरों से निकलता है, और हराम जानवर मुसलमान तो उसके नज़दीक भी नहीं जाते, तो अब यह है कि उनमें ये चांसेस कंपैरेटिवली कि पाकिस्तान में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा वो कम है। दूसरी बात यह है कि हम बीइंग ए मुस्लिम 5 दफ़ा तो वज़ू करते हैं, 5 के अलावा हम हाथ फिर भी धोते रहते हैं, तो उसमें आपके इन्फेक्शन जो है हाथ से वो रिमूव होती रहती है, नाक से भी रिमूव होती जाती है, और नाक में जो फ्लूइड निकलता है उसमें ये इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन इसलिए होती है कि इनहेल कर रहा होता है इंसान, तो वहाँ स्टिक हो जाता है, और जब आप नाक में से पानी गुजारते हैं तो वो उसके साथ वो फ्लूइड भी एक्सपेल करते हैं, तो इस तरीके से वो इन्फेक्शन भी एक्सपेल हो जाती है। लेकिन फिर भी चांसेस तो हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक तो रेगुलर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, जो नहीं भी पढ़ते वो भी शुरू कर लें, और दूसरी बात यह है कि अपने हाथों को साफ़ रखें, और अगर हो सके तो कोई एंटीसेप्टिक जो है क्रीम या कोई फ्लूइड उससे धो लिया करें। इस तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जो नॉन मुस्लिम हैं, ख़ासतौर पे चाइनीज़ हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो उनसे मुसाफा ना करें, उनसे दूर से ही हेलवाई कर लें, ज़्यादा बेहतर है। बल यह है कि अगर आप उनके साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में हैं तो आप मास्क इस्तेमाल करें, मुसाफा ना करें, नमाज रेगुलर पढ़ें, तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ से बच जाएंगे। अब ये अगली जो चीज़ है कि इस पे जो है आप डाइट क्या लें या क्या करें, तो अभी क्योंकि ये नई है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ऐसी चीज़ें जैसे चीनी में मिक्स करके पानी ले लें या रेगुलर पानी पीते रहें, और वो भी
गर्म नहीं, ठंडा, क्योंकि गर्म पानी जब आपकी बॉडी से मुताबिकत रखता है उसमें ये तेज़ी से फैलता है। तो आप पहली बात तो ये कि बॉयल करके उसके बाद ठंडा कर लें और फिर पी लें, तो उसमें ये इसकी इन्फेक्शन के कम चांसेस होते हैं। ओके, अब आज के लिए इतना ही। और इसमें एक और चीज़ है कि मुझे लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मुझे लोग अक्सर कहते हैं जी कि आप हमें हाइड्रोथेरेपी के बारे में बताएं। हाइड्रोथेरेपी और दूसरी चीज़ें जैसे वेट लॉस कैसे करें, ख़वातीन घर में बैठी हैं, वो नीम हकीमों के हत्थे चढ़ जाती हैं और वो उनको ऐसी ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं कि उनका मैदा काम करना छोड़ जाता है और नुकसानदेह होती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं। हाइड्रोथेरेपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होता और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिंपली आपको पानी से उसको ठीक किया जाता है। वो कैसे करते हैं इंशाल्लाह अब अगला टॉपिक इस पे होगा। और आप इस वीडियो को, एक तो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपकी अपनी सेहत से मुतल्लिक इसमें प्रोग्राम हम अपलोड करने वाले हैं जो पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे, और उनका बाकायदा हम प्रूफ करेंगे कि इस तरीके से आप वेट लॉस कर सकते हैं और आप खुद कहेंगे कि हाँ मैं बात ठीक कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप देखें कि आप जब बीमार हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें इसी फ्लू में जब आप होते हैं, तो उसमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, वो कैसे इफ़ेक्ट करती है आपको और फ्लू को कैसे कम करती है, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें करेंगे। बुखार में कौन सी, आपको अगर हेपेटाइटिस हो गया तो कैसे डाइट से आप उसको कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।